हेलो छात्र छात्राओं, अब तक हमने बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न हल कर लिया है। अब बारी है लघुत्तरीय प्रश्न को हल करने की। और यह जो पेपर हम लोग हल कर रहे हैं वो विज्ञान का है और यह पेपर 2024 का पेपर है, जो कि फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है जिसको हम लोग हल कर रहे हैं। चलिए देखिए, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया है, इसको समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न में लिखा है कि एक सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। क्या करिए आप, एक नामांकित चित्र बनाइए, पत्ती का एक ऐसा चित्र बनाइए और जिसमें आप यह बता सकें कि इसमें यह इस पार्ट का यह नाम है, इस पार्ट का यह नाम है। नामांकित चित्र, नाम के सहित उसका चित्र करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले से ही चित्र बना लिया है और यहाँ पर नाम, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इस प्रकार से हमने सारे पार्ट को कवर किया है। ठीक है, इसको देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया है और इसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि बल को परिभाषित करते हुए उनके प्रकार के नाम लिखिए। बल किसे कहते हैं और उनके कितने प्रकार हैं, इसको हम बताना है, यहाँ पर लिखना है उनके नामों को। देखिए, बल किसी वस्तु के, चाहे वो वस्तु विराम अवस्था में है तो उस विराम अवस्था को चेंज करके गति अवस्था में ला दिए हैं, या फिर कोई वस्तु गति अवस्था में है उसको हमने रोक दिया, या तो उस वस्तु की दिशा बदल दी, ठीक है, या उसका आकार बदल दिया, तो हम यह कहेंगे कि वह क्या है, बल है। बल निम्न प्रकार के होते हैं, पेशी बल होता है, विद्युत बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है, आंतरिक बल होता है, अनेक प्रकार के बल होते हैं। चलिए हम इन सभी, पहले हम बल का डिफिनेशन लिखते हैं, फिर उनके प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, देखिए, प्रश्न ने जैसे पूछा था कि बल को परिभाषित करिए, तो हमने बल को परिभाषित किया है कैसे। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, गति अवस्था, दिशा या आकार को क्या करता है, परिवर्तन कराता है या परिवर्तन करवाने का प्रयास करता है। ठीक है, परिवर्तन कराएगा या तो परिवर्तन कराने का प्रयास करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और बल कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से जैसे मान लीजिए कि बल कई प्रकार के होते हैं, जैसे पेशी बल हुआ, यांत्रिक बल हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, घर्षण बल हुआ, चुंबकीय बल हुआ, स्थिर विद्युत वाला बल हुआ और नाभिकीय बल हुआ। ये सभी बल हैं और उनके बल के प्रकार हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार के आए हैं। अगला प्रश्न है, ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, ठोस, द्रव और गैस में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। देखिए, ठोस जो होता है उसके अणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं और इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। उसके बाद आता है द्रव। द्रव के जो अणु थोड़ा ठोस से थोड़ा दूर दूर होते हैं और उससे अधिक दूरी पे जो है उनके अणु किसके होते हैं, गैस के होते हैं। ठीक है, देखिए हमने इन सबके पार्ट को लिख दिया है और इसका डिफिनेशन भी लिखा जा सकता है। इस जैसे ठोस का डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। मतलब आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं द्रव। और जिनमें ना तो जिसका आकार निश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। देखिए, इनसे पार्ट जैसे है, आकार निश्चित है, इसका अनिश्चित है और इसका अनिश्चित है, लेकिन आयतन इसका भी निश्चित है, ठोस का भी और इसका भी नहीं। और इसमें जो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है, सबसे कम जो दूरी होती है, बहुत कम दूरी होती है ठोस की, और उससे थोड़ा सा अधिक दूरी किसकी होती है, द्रव की, और सबसे अधिक दूरी पे अणु रहते हैं गैस की। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार से आया है। अगला प्रश्न दिया है कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए, अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वपरागण जो जिसमें किसी अन्य जैसे कीट, हवा, वायु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको हम बोलते हैं स्वपरागण। परपरागण में इनमें आवश्यकता पड़ती है, परागकण को जो है ले जाने के लिए, किसकी,
पर परागण में आवश्यकता पड़ती है, कीड़े से चले जाए, वायु से चले जाए, तितलियों से चले जाए, तो इसको बोलते हैं। चलिए मैं इसका इन दोनों का डिफरेंशन से लिख दे रहा हूँ, या अंतर लिख दे रहा हूँ, अंतर ही लिख दे रहा हूँ। देखिए अब हमने क्या बताया, पर परागण क्या होता है। पर परागण जो ये माध्यम होता है इसका, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसमें? स्वपरागण में। और पर परागण में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो वायु से चला जाए, या जो है कीट से, या तितली से, ठीक है, किसी से भी जाए, पर इसे एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और जो इस किस फूल से होंगे, यह एक ही फूल से हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा होगा कि एक ही प्रजाति के अलग अलग फूलों से इसका निषेचन होता है। समझ में आया कि नहीं है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि मिश्रण को क्या करिए, मिश्रण को परिभाषित कीजिए, उनके गुणों पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। ठीक है, यह प्रश्न दिया है। तो मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के से मिलकर बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? समझ में आया कि नहीं? चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन से लिख दे रहे हैं। देखिए हमने इस जो डेफिनेशन और उनके गुण लिख दिए हैं। जैसे कि डिफिनेशन में लिखा है, मैंने बताया भी था कि मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। और इनकी जो अनुपात होती है एक निश्चित अनुपात में होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब देखिए इसका जो गुण है, मैंने अभी बताया है कि जो इनके घटक जो होते हैं एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, और यह जो घटक होते हैं इनको भौतिक या रासायनिक विधि से इसको क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। और इनके जो घटक मिल पदार्थ बना देते हैं, अलग यौगिक बना देते हैं, परंतु जो उनका मूल गुणधर्म होता है उसको बनाए रखते हैं। ये नहीं कि मान लीजिए कि हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला दिया तो ये बन गया जल बन गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन अब मिल नहीं करेगा। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग अपने गुणधर्म को बनाए रखे हैं, इसी प्रकार से ये सब बनाए रखते हैं। जो इनके बनाने के लिए जो है, इसको मिश्रण को बनाने के लिए अत्यधिक जो है ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि घूर्णन गति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित क्या करिए, समझाइए। घूर्णन गति वह गति होती है जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष पर घूमती है, उसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी है, वो अपने ही अक्ष पर घूमती है, वह एक घूर्णन गति है। चलिए मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि घूर्णन गति जो है अपने ही अक्ष पर क्या करती है? चारों तरफ घूमती है, उसको कहते हैं घूर्णन गति। और इसके मैंने जैसे वो बोला था कि उदाहरण से बताइए, तो हमने उदाहरण दिया है। क्या चीज़? जैसे लट्टू है, वो अपने ही तरफ घूमता है, अपने ही चारों तरफ घूमता है, और पृथ्वी जो है अपने ही चारों तरफ क्या करती है? घूमती है। समझ में आया कि नहीं है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखें अगले प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है कि मुकुलन से क्या आशा है, उदाहरण सहित क्या करिए, स्पष्ट कीजिए। मुकुलन मतलब होता है उभार। अब देखिए मुकुलन, देखिए क्या होता है कि किसी जनक जीव में पहले क्या आता है कि उभार आता है उसके शरीर पे, किसी पार्ट पे। जैसे मान लीजिए कि यह एक जीव है, उसके ऊपर इस प्रकार से पार्ट उभर गए, तो यह उभरते उभरते धीरे धीरे बड़ा होते होते इतना बड़ा हो जाएगा, फिर उसमें से एक अलग जीव बन जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है? मुकुलन। ठीक है, जैसे कि प्रश्न में दिया था कि मुकुलन से क्या आशा है, तो मुकुलन, जैसे कि प्रश्न में दिया था कि मुकुलन से क्या आशा है, तो मुकुलन एक अलैंगिक प्रजनन है जिसमें जनक जीव के शरीर पे
शरीर पे छोटा सा उभार या मुकुलन विकसित हो जाता है, धीरे धीरे विकसित होता है, फिर धीरे धीरे बढ़कर जनक जीव से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अलग होकर एक अलग जीव बन जाता है, उसमें अलग जीव बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। मुकुलन के उदाहरण में बात करें तो हाइड्रा में मुकुलन, यीस्ट में मुकुलन। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इसको आप लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं।